नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है वाईटी ज्ञान के इस कहानी के एपिसोड में। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलते हैं आज अपनी इस जर्नी में एक नई कहानी की तरफ। आज की कहानी है कि क्या आपने कभी सोचा है कि एक भूत के कत्ल के इल्ज़ाम में किसी पर मुकदमा चलाया जाए। तो बिल्कुल सही बात है। ये एक भूत का कत्ल हुआ और भूत के कत्ल के इल्ज़ाम में एक व्यक्ति पर मुकदमा चलाया गया। और ये घटना कहीं और की नहीं है, ये घटना अपने ही देश भारत की है। और भारत में भी जो है ये उड़ीसा की घटना है। और उड़ीसा में बालासोर की घटना है। बालासोर अभी खूब चर्चा में है, जहाँ पर अभी एक बहुत ही भीषण ट्रेन दुर्घटना हो गई थी जो कि बहुत दर्दनाक थी, जिसमें अपने देश के बहुत कई सारे लोगों ने, लगभग 270-75 लोगों ने जान गंवा दी। तो उसी बालासोर ज़िले में एक गांव है रस गोविंदपुर। तो उस रस गोविंदपुर गांव की ये घटना है। बात है वर्ष 1958 की। हुआ ये कि ये जो गांव है, इस गांव में के आसपास या उस एरिया में ये आदिवासियों का जो है वो क्षेत्र है। यहाँ पे आदिवासी बहुत हैं, जैसे संथाली, मांझी वगैरह। तो ये संथाली मांझी बहुल गांव है, आदिवासी क्षेत्र है ये। तो ये जो आदिवासी होते हैं ये भूत प्रेत में कुछ ज़्यादा ही विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा इनका यकीन होता है। और भूत प्रेतों से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं ये वो भी ज़्यादा करते हैं। तो इसी रस गोविंदपुर गांव के पास में एक छोटा सा एयरपोर्ट हुआ करता था कभी, जो कि 1958 तक आते आते बंद हो गया था, क्योंकि इस एयरपोर्ट का कोई काम था नहीं, कोई यूज में नहीं था ये। तो ये एयरपोर्ट बंद हो गया था, लेकिन बहुत बड़ी एरिया में फैला हुआ था। लेकिन बंद होने के बाद में भी जो यहाँ स्क्रैप पड़ा हुआ था, जो मलबा था, वो पड़ा हुआ था यहाँ पर। तो इस मलबे की हिफाजत के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए 2 सिक्योरिटी गार्ड बिठाए गए थे, सुरक्षा गार्ड बिठाए गए थे, जिनका नाम था, एक का दिवाकर और दूसरे का नाम था गोविंद। तो ये दोनों गार्ड उस स्क्रैप की पहरेदारी करते थे। और एयरपोर्ट चारों तरफ से बाउंडेड था, बाउंड्री वॉल बनी हुई थी और एक छोटा सा गेट लगा हुआ था। और इसी गेट पर ये 2 सिक्योरिटी गार्ड रहा करते थे। चूँकि ये इलाका आदिवासी, जैसे पहले बात हो चुकी है, आदिवासियों का था और इलाका बहुत शांत था। और इस वजह से शाम होते होते यहाँ पर सब कुछ बंद हो जाता था। और वह बात भी वर्ष 1958 की है। सब कुछ बंद हो जाता था, जिसकी वजह से यहाँ रात में कोई आने जाने से थोड़ा सा बचता था। यहाँ पर रात में आवागमन एक तरीके से बंद हो जाता था, कोई भी आता जाता नहीं था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अप्रैल 1958 में एक घटना होती है। घटना ये होती है कि एक नीलामी होनी थी, जो स्क्रैप था इसकी नीलामी होनी थी, जो कबाड़ था इसकी नीलामी होनी थी। इसी के सिलसिले में एक व्यापारी कलकत्ता से आते हैं, जिनका नाम था बंधु चटर्जी। तो बंधु चटर्जी आते हैं और अपने साथ में एक नौकर लेके आते हैं, जिसका नाम था, नेपाली था नौकर वो, जिसका नाम था राम बहादुर। तो राम बहादुर नौकर को भी अपने साथ में लेकर आते हैं स्क्रैप खरीदने के लिए। चूँकि नीलामी में कुछ समय था, तो ये दोनों लोग एयरपोर्ट के पास ही एक होटल में रुक जाते हैं। होटल में रुकने के बाद में एक दिन ये दोनों लोग शाम को चाय पीने निकलते हैं। तो एक चाय की दुकान पर रुकते हैं। जब चाय की दुकान पर रुकते हैं तो एक घटना होती है उस दिन कि एक व्यक्ति आता है, लगभग रात के 9 बज रहे थे। एक व्यक्ति आता है, वो व्यक्ति आकर चाय की दुकान पे चाय पीता है। पीने के बाद में वो कहता है, जबकि वो व्यक्ति पास के ही गांव का था, तो अपने घर ना जाकर वो कहता है कि आज की रात मैं यहीं रुकूंगा चाय की दुकान पर, और सुबह होते हुए ही मैं गांव के लिए अपने निकलूँगा। ये बात जब ये सारे सुनते हैं, बंधु चटर्जी और राम बहादुर और दोनों सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ पर बैठे हुए थे,
सिक्योरिटी गार्ड के नाम दिवाकर और गोविंद थे। तो ये चारों लोग बैठे हुए थे और वो पांचवा मांझी। तो जो व्यक्ति आया था उसका नाम था मांझी था वो, क्या नाम था उसका पूरा नाम, चंद्रनाथ मांझी। तो चंद्रनाथ मांझी कहता है कि मैं सुबह जाऊंगा अपने गांव। ये बात बंधु चटर्जी को और उनके जो नौकर थे राम बहादुर, उनको जो है बहुत अजीब सी लगती है कि पास में ही गांव है लेकिन ये अपने गांव क्यों नहीं जाएंगे। तो ये लोग उससे पूछते हैं कि मांझी से कि आप क्यों नहीं जाएंगे वहाँ पर गांव। तो वो व्यक्ति कहता है कि रास्ते में अगर मैं इस समय गया तो मुझे रास्ते में भूत मिलेंगे। उस मांझी का ये कहना ही था कि हमें रास्ते में भूत मिलेंगे। राम बहादुर और बंधु चटर्जी को भूत के नाम से जो है बड़ा एक्साइटमेंट हुआ और वो जो है जानना चाहते थे, देखना चाहते थे कि भूत कैसे होते हैं, क्या होता है। तो वो इस जानने की इच्छा से जो है चाय वाले को भी और दोनों सिक्योरिटी गार्ड को कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए और हम चलेंगे जो है भूत देखेंगे। बहुत ज़्यादा जब फोर्स करते हैं ये, तो दोनों सिक्योरिटी गार्ड राम बहादुर और बंधु चटर्जी और ये जो है अपना मांझी, ये चारों पांचों लोग जो है उसी रास्ते पर गांव की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। जब थोड़ी दूर जाते हैं, आगे जाते हैं, तो एक घटना होती है। अच्छा, इन सब में जो सबसे यंग था वो राम बहादुर ही था। जब राम बहादुर जो है आगे आगे चल रहा था और उस रात एक अजीब घटना भी हो रही थी कि हवा जो है बहुत तेज़ चल रही थी। हवा के तेज की चलने की वजह से जो है वो पेड़ों के जो पत्ते वगैरह हैं वो हिल रहे थे। थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो देखते हैं, राम बहादुर देखता है कि आगे एक जो है वो लाइट जल रही है, प्रकाश दिख रहा है उसको। और उस प्रकाश और पेड़ों की छाया और पत्तों के हिलने डुलने से ज़मीन पर एक ऐसी आकृति या परछाई बन रही थी जैसे किसी मनुष्य की हो, और वो हिल डुल रही थी। इन सभी लोगों ने देखा और मन में इनके था ही कि ये भूत है। तो राम बहादुर बिल्कुल घबरा गया, उसको लगा कि ये बिल्कुल भूत ही है। उसने हवा में जो है वो खुखरी चलाना शुरू कर दिया। हवा में ही वो दाएं बाएं खुखरी चलाने लगा। बाद में ये राम बहादुर आगे चल रहा था और आगे ही वो ये घटना हो रही है। पीछे बाकी सब लोग आ रहे हैं, जो बंधु चटर्जी और राम बहादुर, जो दिवाकर थे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, वो सब पीछे पीछे आ रहे थे। जब पहुंचते हैं राम बहादुर के पास में, तब भी वो तेज़ गति से खुखरी घुमा रहा होता है। इसके बाद में उसकी खुखरी जो है वो एक साथ के चंद्रमांझी को जो है वो लग भी जाती है और वो घायल भी हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे उसको शांत करते हैं राम बहादुर को कि शांत हो जाओ, यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। तो वो किसी तरीके से जब शांत होता है तो ये लोग सुनते हैं कि आसपास जो है वो महिलाओं के रोने की आवाज़ आ रही है और कराहने की आवाज़ आ रही है। जब और जाकर पास में देखा गया तो पता लगा कि यहाँ जो है गांव की महिलाएं, एक प्रथा होती थी उस समय वहाँ पर कि एक विशेष दिन, हर महीने एक विशेष दिन वहाँ उस पास के गांव की महिलाएं रात्रि के समय जंगल में जाती थी और महुए का फूल जो है वो तोड़ा करती थी। तो उसी डे जो है उस दिन भी यही महिलाएं, उस गांव में की महिलाएं गई थी और महुए का फूल तोड़ने। फिर देखा जाता है तो एक महिला जो है वो राम बहादुर की खुखरी से वो घायल हो गई थी। घायल हो गई थी तो अगले दिन उसको अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल ले जाने के बाद में देखा जाता है तो उस महिला की मृत्यु हो गई होती है। मामला पुलिस में जाता है। पुलिस राम बहादुर को गिरफ्तार करती है। चूँकि मामला जो है चाहे जानबूझकर हत्या की गई हो या ना की गई हो, लेकिन चूँकि एक मर्डर तो राम बहादुर के हाथ से हुआ ही था, इस वजह से राम बहादुर को गिरफ्तार किया जाता है। उसके खिलाफ़ चार्जशीट तैयार की जाती है और ये पूरा मामला जो है चला जाता है कोर्ट में। लोअर कोर्ट में खूब बहस होती है। सरकारी वकील का कहना था कि चूँकि राम बहादुर ने जो है वो कत्ल किया है, राम बहादुर के हाथों एक महिला का कत्ल हुआ है, अतः आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत राम बहादुर पर मुकदमा चले और राम बहादुर को उसी के अनुरूप जो है वो दंड दिया जाए।
लेकिन बचाव पक्ष के वकील ने यह दलील दी कि राम बहादुर ने जानबूझकर हत्या नहीं की। राम बहादुर ने एक भूत के चक्कर में, एक भूत का जो है कत्ल करने के चक्कर में खुखरी चलाई, जिसकी वजह से एक महिला की मृत्यु हो गई। ये जानबूझकर किया हुआ कृत्य नहीं था। इस वजह से राम बहादुर को रिहा कर दिया जाए। अंत में लोअर कोर्ट जो है दोनों पक्षों का दलील सुनती है और दलील सुनने के बाद में लोअर कोर्ट राम बहादुर को रिहा कर देती है कि ये जो कृत्य था राम बहादुर का, वो उन्होंने जानबूझकर कत्ल नहीं किया था। चूँकि कत्ल हुआ था, इस अजीब मामला था, कत्ल हुआ भी था, चश्मदीद भी थे और वो खुखरी भी साक्ष्य के रूप में, मतलब जो हथियार थे जो हत्या में वेपन यूज हुआ था वो भी जो है सब कुछ था। लेकिन फिर भी एक इंसान जो है, जो कत्ल का आरोपी है, वो बरी हो रहा था। तो पुलिस ने इस लोअर कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और एक अब हाई कोर्ट में मामला जाता है। हाई कोर्ट में अब एक अजीब मुकदमा आ गया था, जिसमें एक भूत का कत्ल करने की बात कही गई थी कि राम बहादुर एक भूत का कत्ल कर रहा था। बहुत बहस होती है। बहस के बाद में अंत में मामला आईपीसी के सेक्शन 79 के पास में आकर रुक जाता है। अब आईपीसी का सेक्शन 79 क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं। आईपीसी का सेक्शन 79 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कानून के अभाव में, कि उसको कानून की जानकारी नहीं थी और कानून की जानकारी के अभाव में कोई जुर्म हो जाता है, तो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को साक्ष्यों के अभाव में, अगर किसी व्यक्ति को साक्ष्य तथ्य मतलब उसको तथ्य नहीं पता था, सही बात क्या है वो नहीं पता थी, और उसके अभाव में अगर कोई जुर्म हो जाता है, तो उसको जो है वो माफ़ किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि एक व्यक्ति भारत आया, किसी दूसरे देश का था और भारत आया, और भारत आने के बाद में उसने जो है यहाँ पर किसी की या यहाँ पे वो मादक पदार्थों का सेवन करने लगा, मतलब चलिए अफीम वगैरह खाने लगा वो। मान लीजिए उस देश में जहाँ का वो रहने वाला था, वहाँ पर अफीम खाना कोई जुर्म नहीं था, लेकिन भारत में आता है और आने के बाद में वो अफीम का सेवन करने लगता है, तो वो उसको इस बात के लिए जो है माफ़ नहीं किया जा सकता कि उसको भारत में अफीम प्रतिबंधित है कि नहीं है, उसको इस बात का ज्ञान नहीं था। क्योंकि कानून ये मानकर चलता है कि कानून जो है वो हर किसी व्यक्ति को जो है पता है और उसको पता होना चाहिए। लेकिन अगर किसी तथ्य का जो है, जैसे इस मामले में देखा जाए तो इस मामले में राम बहादुर को ये इस तथ्य का ज्ञान नहीं था कि वहाँ पे महिलाएं हैं। राम बहादुर को ये था कि उसके मन में बसा हुआ था कि वो जो है एक भूत का कत्ल कर रहा था, उसको तथ्य का अभाव था। इस वजह से हाई कोर्ट ने इस मामले को जो है, इस मामले को 79 के तहत मानते हुए कि तथ्यों का ज्ञान नहीं था राम बहादुर को रिहा कर दिया जाता है। और चूँकि इसमें एक चीज़ और भी थी कि जब ये 4-5 लोग जो है निकले थे, तो ये लोग जो है किसी का कत्ल करने नहीं निकले थे, चूँकि इनका मोटिव भी नहीं था। इस वजह से जो है मोटिव नहीं था और ये भूत को देखने निकले थे और भूत का कत्ल करने निकले थे। तो ये मामला ये मानते हुए कि राम बहादुर ने भूत का कत्ल किया था, भूत का कत्ल करते हुए जो है उसके साथ जो घटना हुई वो ही राम बहादुर को हाई कोर्ट ने भी माफ़ कर दिया और उसको रिहा कर दिया। तो इतिहास में कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब मामले हुए हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, जो कि बड़े इंटरेस्टिंग है। उनमें से एक मामला ये भी है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और तब तक के लिए गुड बाय, जब तक मैं एक नई कहानी आपके साथ लेकर नहीं आ जाता।